आपका पूरा जीवन दो शब्दों पर टिका है, यस या नो। कभी आपने सोचा है, अगर आपने उस दिन यस कहा होता तो आज आपकी जिंदगी कितनी अलग होती? हर बड़ा सपना, हर कामयाबी, हर क्रांति एक ही चीज से शुरू होती है, रिस्क। लेकिन क्या हर रिस्क लेना सही होता है? और अगर सही होता है तो कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? और अगर फेल हो गए तो क्या फिर से उठना संभव है? अगर आप ऐसे फैसले लेते हैं जो आपकी या दूसरों की जिंदगी को बदल सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, आपकी अगली सफलता का रोड मैप हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां रिस्क को डर की नजर से नहीं, कला की नजर से देखना सीखेंगे। वेलकम टू द आर्ट ऑफ रिस्क पार्ट 2 हिंदी समरी। अध्याय 1, जोखिम का विज्ञान, द साइंस ऑफ रिस्क। जब हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? डर, नुकसान, खतरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रिस्क लेना ही हमें आगे बढ़ाता है, बशर्ते हम उसे समझें और उसका विज्ञान जानें। रिस्क लेना कोई मूर्खता नहीं, बल्कि एक गणनात्मक प्रक्रिया है। रिस्क को कैसे समझें? डॉक्टर रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि रिस्क को समझने के लिए हमें उसे 3 भागों में बांटना होता है। 1, संभावना, किसी खतरे के घटित होने की कितनी संभावना है। 2, प्रभाव, अगर वो खतरा हुआ तो उसका असर कितना गंभीर होगा। 3, तैयारी, क्या आपने उस रिस्क के लिए पहले से कोई तैयारी की है। रिस्क और लापरवाही में अंतर। लेखक बार बार कहते हैं, रिस्क और लापरवाही एक जैसी चीजें नहीं है। लापरवाही होती है बिना सोचे समझे कुछ करना, जबकि रिस्क लेना एक सोच समझ कर किया गया निर्णय होता है। जब आप जोखिम लेते हैं लेकिन उसकी हर संभव तैयारी कर लेते हैं, तो वो रिस्क आपके लिए एक अवसर बन जाता है। रिस्क की गणना कैसे करें? 1, डेटा इकट्ठा करें, रिस्क से जुड़ी हर जानकारी जुटाइए। 2, परिदृश्य सोचिए, सोचिए कि अगर ये हो गया तो क्या, अगर वो हो गया तो क्या। 3, अपनी सीमाओं को जानिए, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसकी स्पष्ट समझ रखें। 4, बैकअप तैयार रखें, रिस्क लेते समय प्लान भी हमेशा साथ रखें। अध्याय 2, डर को समझना और उस पर काबू पाना। अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग फियर, डर के आगे जीत है। यह सिर्फ एक विज्ञापन की लाइन नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। लेकिन सवाल यह है, डर से कैसे निपटे? क्या डर को खत्म किया जा सकता है या हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए? द आर्ट ऑफ रिस्क का दूसरा अध्याय इसी सवाल का जवाब देता है कि डर को मारो नहीं, उसे समझो। डर क्या है? डॉक्टर रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि डर कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है। जब कोई अनजान या खतरनाक स्थिति हमारे सामने आती है तो शरीर और दिमाग तुरंत सतर्क हो जाते हैं। ये डर हमें बचाने के लिए है, पर असली समस्या तब शुरू होती है जब डर हमारे फैसलों को नियंत्रित करने लगता है। डर और रिस्क के बीच संबंध। जब हम रिस्क लेने की सोचते हैं तो डर सबसे पहले आता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर लोग हंसे तो? अगर जान को खतरा हुआ तो? डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि जब उन्होंने थाईलैंड की गुफा में प्रवेश किया, वहां का अंधकार, बाढ़, ऑक्सीजन की कमी, ये सब उन्हें डरा रहे थे। लेकिन उन्होंने उस डर को अपने सोचने और निर्णय लेने पर हावी नहीं होने दिया। डर से कैसे निपटे? 1, डर को नाम दो, पहचानो कि तुम्हारा डर किस चीज का है। क्या वह असफलता है, आलोचना या मृत्यु? 2, तर्क से देखो, क्या यह डर तर्कसंगत है या सिर्फ कल्पना? 3, विजुअलाइजेशन, खुद को उस स्थिति में सोचो और उसका सामना करते हुए देखो। 4, रेस्पिरेशन कंट्रोल, धीरे धीरे और गहराई से सांस लो, इससे शरीर को शांत रखने में मदद मिलती है। 5, एक्शन लो, डर को तोड़ने का सबसे सीधा तरीका है कुछ करना। हर बार जब आप डर के बावजूद कोई कदम उठाते हो, आप अपने दिमाग को सिखाते हो कि तू डर से बड़ा है। असली उदाहरण,
हैरिस बताते हैं कि जब वो पहली बार केव डाइविंग में गए तो उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया हुआ, लेकिन उन्होंने उस डर को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि हर डाइव के पहले खुद को शांत करने के लिए एक रिचुअल बनाया जिससे वो मानसिक रूप से स्थिर हो सके। डर को हटाओ नहीं, उसे समझो। जब आप डर के साथ बैठकर बात करते हैं तो वो आपका दुश्मन नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन जाता है। रिस्क की राह पर डर जरूर आएगा, लेकिन डर को हराने की शुरुआत उसे अपनाने से होती है। अध्याय 3, दबाव में निर्णय लेना। मेकिंग डिसीजंस अंडर प्रेशर। तब तक सब ठीक लगता है जब तक हालात हमारे काबू में होते हैं, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, टाइम कम होता है और दिमाग उलझा होता है, तब असली परीक्षा होती है हमारे निर्णय लेने की क्षमता की। दी आर्ट ऑफ रिस्क का तीसरा अध्याय यही सिखाता है हाई प्रेशर सिचुएशंस में सही निर्णय कैसे लिया जाए। दबाव की स्थिति कैसी होती है? टाइम कम है, लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, हर फैसला जिंदगी और मौत का फर्क ला सकता है। एक छोटी गलती पूरे मिशन को फेल कर सकती है। डॉक्टर हैरिस जब थाईलैंड की गुफा में रेस्क्यू मिशन पर गए तो हर मिनट दबाव की पराकाष्ठा पर था। बच्चे डूब सकते थे, ऑक्सीजन खत्म हो सकती थी, पानी का लेवल कभी भी बढ़ सकता था। ऐसे में उन्होंने कैसे शांत रहकर एक के बाद एक सही निर्णय लिए? थिंकिंग क्लियरली अंडर प्रेशर एक कला है। लेखक कहते हैं दबाव में भी साफ सोचने की क्षमता एक आदत है और ये सीखी जा सकती है। 1. भावनात्मक नियंत्रण। जब इमोशन हावी हो जाते हैं, डर, घबराहट, गुस्सा, तब निर्णय कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करना सीखो। एक गहरी सांस लो, अपने शरीर को महसूस करो और खुद से कहो मैं नियंत्रण में हूं। 2. स्थिति को टुकड़ों में बांटो। अगर सामने समस्या बहुत बड़ी दिख रही है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर छोटे हिस्से को एक एक करके सुलझाओ। 3. प्री डिसाइडेड प्रोटोकॉल्स। जब आप पहले से कुछ पर सोच लेते हैं, जैसे अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा, तो दबाव में फंसे बिना ऑटोमेटिक एक्शन लेते हो। 4. क्या सबसे जरूरी है ये तय करो। हर समय सब कुछ जरूरी नहीं होता। सवाल यह है, इस समय सबसे जरूरी क्या है? डॉक्टर हैरिस ने गुफा में सबसे पहले बच्चों की सेडेशन की सोची, क्योंकि पैनिक आने पर वे मर सकते थे। निर्णय और अनुभव। हाई प्रेशर निर्णय लेने की सबसे बड़ी कुंजी है अनुभव। हर बार जब आप किसी चुनौती से गुजरते हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं अगली बार और बेहतर सोचने के लिए। दबाव में निर्णय लेने का मतलब यह नहीं कि आपको परफेक्ट बनना है। इसका मतलब है शांत रहकर स्थिति को समझना, प्राथमिकता तय करना और आगे बढ़ना। ये एक सुपर पावर की तरह है जो अभ्यास, अनुभव और मानसिक स्थिरता से आती है। अध्याय 4, टीम वर्क और लीडरशिप की ताकत। द पावर ऑफ टीम वर्क एंड लीडरशिप। अगर आप तेज जाना चाहते हैं तो अकेले जाइए, लेकिन अगर दूर जाना चाहते हैं तो किसी के साथ चलिए। दी आर्ट ऑफ रिस्क का चौथा अध्याय यही बताता है कि जब आप किसी जोखिम भरे मिशन पर हो तो अकेला हीरो बनना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप एक टीम के साथ एक नेतृत्व की सोच लेकर चलें। टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क सिर्फ साथ काम करना नहीं है, ये होता है एक दूसरे पर भरोसा करना, जिम्मेदारियों को समझना, गलतियों पर उंगली उठाने की जगह साथ खड़ा होना और सबका लक्ष्य एक ही रखना। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि थाईलैंड के गुफा रेस्क्यू मिशन में एक टीम नहीं बल्कि कई टीमें थी। डॉक्टर्स, नेवी डाइवर्स, इंजीनियर, लोकल वॉलंटियर्स और सरकार के अधिकारी। लेकिन सबसे खास बात थी कि सबने अपने अपने रोल को समझा और एक दूसरे की ताकत को सम्मान दिया। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप का मतलब आर्डर देना नहीं है। असली लीडर वो होता है जो खुद सबसे पहले जोखिम उठाए, दूसरों को सुनना जानता हो, टीम को दिशा दिखाए और जरूरी वक्त पर निर्णय लेकर आगे बढ़े। डॉक्टर हैरिस खुद भी एक डॉक्टर थे,
और उस मिशन में विशेषज्ञ डाइवर भी। लेकिन उन्होंने हर फैसले को टीम की सलाह से लिया, क्योंकि असली लीडर जानता है कि उसे सब कुछ खुद नहीं पता। टीम वर्क और लीडरशिप में संतुलन कैसे लाएं? 1. क्लियर कम्युनिकेशन। हर इंसान को पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्यों। 2. ट्रस्ट बनाओ। अगर टीम को एक दूसरे पर भरोसा नहीं होगा तो वो टूट जाएगी। 3. ईगो छोड़ो। लीडर का काम है खुद को नहीं, बल्कि मिशन को प्राथमिकता देना। 4. एम्पावर करो। हर सदस्य को निर्णय लेने का अवसर दो, तभी वे ऑनरशिप लेंगे। अध्याय 5. अनिश्चितता में स्थिरता। स्टेइंग काम इन अनसर्टेनिटी। जब सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है तो शांत रहना आसान होता है, लेकिन जब जिंदगी अंधेरे गुफा जैसी हो जाए तब क्या आप खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं? दी आर्ट ऑफ रिस्क का 5वां अध्याय हमें सिखाता है कैसे हम अस्त व्यस्त और अनिश्चित माहौल में भी स्थिर और केंद्रित रह सकते हैं, क्योंकि रिस्क की दुनिया में अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है। अनिश्चितता क्यों डराती है? क्योंकि हमें पता नहीं होता आगे क्या होगा। क्या मैं सफल होऊंगा? क्या सब सही होगा? अगर चीजें गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? डॉक्टर रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि जब वे थाईलैंड की गुफा में रेस्क्यू के लिए अंदर जा रहे थे तो हर कदम पर कुछ भी हो सकता था। पानी का लेवल बढ़ सकता था, कोई डाइवर फंस सकता था, बच्चे घबरा सकते थे या उनका सेडेशन काम ना करे। लेकिन फिर भी उन्होंने हर कदम शांति और स्थिरता के साथ रखा। स्थिरता कैसे पाई जाए? 1. स्वीकार करना सीखो। एक्सेप्टेंस। सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है। 2. फोकस ऑन नाउ। भविष्य की चिंता आपको पंगु बना देती है। अभी क्या किया जा सकता है, सिर्फ इस पर फोकस करो। 3. ब्रीदिंग एंड ग्राउंडिंग टेक्निक्स। डॉक्टर हैरिस हर गुफा डाइव से पहले कुछ मिनट गहरी सांस लेते थे, अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करते थे ताकि मन इधर उधर न भागे। 4. रूटीन और रिचुअल। जब बाहर की दुनिया अस्थिर हो तो अंदर एक रूटीन बनाओ जिससे तुम्हारे दिमाग को स्थिरता का अनुभव हो। 5. तैयारी और लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी। अलग अलग परिदृश्यों की योजना बनाओ, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उन्हें बदलने के लिए तैयार रहो। एक सच्ची स्थिरता की पहचान। डॉक्टर हैरिस कहते हैं, स्थिरता कोई बाहरी चीज नहीं है, ये अंदर से आती है। जब आप अंदर शांत होते हैं तो बाहर की उथल पुथल आपको छू भी नहीं सकती। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अनसर्टेनिटी से भागो मत, उसे स्वीकारो, समझो और उसके बीच खुद को स्थिर बनाओ। याद रखो, तूफान बाहर आता है, तुम्हारे अंदर से नहीं। और अगर अंदर से शांत रहो तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अध्याय 6. तैयारी ही सबसे बड़ी ताकत है। प्रेपरेशन इज पावर। तैयारी नहीं करने का मतलब है नाकामी की तैयारी करना। दी आर्ट ऑफ रिस्क के 6ठे अध्याय में डॉक्टर रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि जो लोग रिस्क लेते हैं लेकिन उसकी तैयारी नहीं करते, वो खुद को सिर्फ डर और फेलियर के हवाले कर रहे होते हैं। सच्चा रिस्क टेकर वो नहीं जो बिना सोचे छलांग लगाए, बल्कि वो है जो छलांग से पहले हर इंच नाप चुका होता है। तैयारी क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि रिस्क का मतलब है अनिश्चितता, जटिलता और खतरा, और इन तीनों से एक ही चीज लड़ सकती है, सही और गहरी तैयारी। जब आप अच्छी तैयारी करते हैं, आपकी घबराहट कम होती है, दिमाग शांति से काम करता है और आप किसी भी स्थिति में जल्दी निर्णय ले पाते हैं। तैयारी के 3 स्तर, 3 लेवल्स ऑफ प्रेपरेशन। 1. तकनीकी तैयारी। क्या आपके पास सही स्किल है, सही उपकरण? क्या आपने उस स्किल को अलग अलग परिस्थितियों में टेस्ट किया है? 2. मानसिक तैयारी। क्या आपने वर्स्ट के सिनारियो की कल्पना की है? क्या आप भावनात्मक रूप से स्थिर हैं? 3. स्थिति की तैयारी। आपकी रणनीति क्या है? अगर प्लान फेल हो गया तो प्लान क्या होगा? तैयारी और आत्मविश्वास। याद रखिए, तैयारी ही आत्मविश्वास देती है।
जब आप जानते हो कि आपने सब कुछ सोच लिया है, तो आपके कदम अपने आप मजबूत हो जाते हैं। क्विक टिप्स: हर रिस्क से पहले की तैयारी। एक डायरी में पॉसिबल रिस्क्स और सॉल्यूशंस लिखिए। अगर ऐसा हुआ तो वाले सवालों की लिस्ट बनाइए। अपना टूल, स्किल या बोलने की प्रैक्टिस बार बार कीजिए। टीम के साथ रोल प्ले करके रिहर्स कीजिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन: तैयारी एक इनविजिबल ताकत है जो रिस्क की सबसे बड़ी ढाल है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो तैयारी को आदत बनाइए। हर बार जब आप तैयारी करते हैं, आप अनिश्चितता को मात देते हैं। अध्याय 7: खुद को जानो, नो दाई सेल्फ। जिसने खुद को जान लिया, उसने आधी जंग जीत ली। रिस्क लेने की कला में सबसे बड़ी तैयारी यह है कि आप जाने आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं और किस बात से डरते हैं। दी आर्ट ऑफ रिस्क का 7वां अध्याय हमें इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण की ताकत सिखाता है। रिस्क लेने से पहले खुद को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप किसी चुनौती में उतरते हैं तो बाहर की अनिश्चितता से ज्यादा खतरनाक होती है अंदर की उलझने। अगर आपको अपनी कमजोरी नहीं पता, अगर आप अपनी सीमाओं से अनजान हैं, या अगर आप अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को नहीं समझते, तो आप जल्द घबरा सकते हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं या अपने ही फैसले पर शक करने लगते हैं। खुद को जानने के 4 आयाम। 1. शारीरिक क्षमता। आप कितना सहन कर सकते हैं? थकान में आपकी सोच कैसी होती है? क्या आपने खुद को कभी उस सीमा तक पहुंचाया है? 2. भावनात्मक प्रतिक्रिया। किस बात से आप गुस्सा होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं? डॉक्टर हैरिस कहते हैं, जब आप रिस्क में हो तब भावनाएं छुप नहीं सकती, वे तेजी से सामने आती है। 3. निर्णय लेने की शैली। आप दबाव में कैसे सोचते हैं? क्या आप जल्दबाजी करते हैं या जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? 4. आत्मसंवाद। जब आप अकेले होते हैं और सब कुछ अस्थिर होता है, आप अपने आप से क्या बातें करते हैं? डॉक्टर हैरिस का अनुभव। डॉक्टर हैरिस ने केव डाइविंग के हजारों घंटे बिताए हैं। उनका कहना है, हर बार जब मैं किसी गुफा में जाता हूं, मैं अपने मन और शरीर को एक बार फिर समझने लगता हूं। वहां कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, सिर्फ आप और आपकी सच्चाई। खुद को जानने की अभ्यास विधियां। जर्नलिंग करें। रोज 5 मिनट अपने विचार और भावनाएं लिखिए। मेडिटेशन करें। खुद से जुड़ने के लिए दिन में कुछ मिनट अकेले बैठिए। सेल्फ टेस्टिंग। कठिन परिस्थितियों में खुद को धीरे धीरे झोंकिए और देखें कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। फीडबैक लें। अपने करीबी लोगों से पूछिए, मैं किस बात में अच्छा हूं और क्या सुधार सकता हूं। निष्कर्ष, कंक्लूजन: जब आप खुद को समझने लगते हैं तो रिस्क लेने का नजरिया बदल जाता है। फिर आप डर से नहीं, सजगता और आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं। आपको पता होता है कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है। अध्याय 8: माइंडफुलनेस और रिस्क। माइंडफुलनेस एंड रिस्क। जब आप हर पल को पूरी चेतना के साथ जीते हैं, तब आप भविष्य की चिंता और भूतकाल की गलती दोनों से आजाद हो जाते हैं। दी आर्ट ऑफ रिस्क का 8वां अध्याय यही सिखाता है कि रिस्क लेने का सही तरीका है पूरी तरह जागरूक रहना, यानी माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। ना बीते कल की चिंता, ना आने वाले कल की घबराहट। बस इस वक्त, इस जगह, इस सांस में जीना। जब आप माइंडफुल रहते हैं, तब आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं, आपकी भावनाएं कंट्रोल में रहती हैं और आपकी हर हरकत में स्थिरता होती है। रिस्क लेते समय माइंडफुलनेस क्यों जरूरी है? डॉक्टर रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि जब वे गुफा में डाइव कर रहे थे, वहां गलतियों की कोई जगह नहीं थी। अगर आपका ध्यान भटका, एक छोटी सांस भी ज्यादा ले ली, तो मौत हो सकती थी। इसलिए उन्होंने खुद को हर पल सतर्क, केंद्रित और शांत रखने के लिए माइंडफुलनेस की तकनीकें अपनाई। माइंडफुलनेस रिस्क टेकिंग में कैसे मदद करती है? 1. इमीडिएट अवेयरनेस, तुरंत चेतना। आप तुरंत समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही डर,
घबराहट या कोई गड़बड़ आने लगे, माइंडफुल दिमाग अलर्ट हो जाता है। 2. इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक संतुलन। आप डर को पहचान कर उसे रिएक्ट नहीं करते, बल्कि उससे समझदारी से डील करते हैं। 3. डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी, जब माइंड क्लटर फ्री होता है तो निर्णय तेज और स्पष्ट होते हैं। 4. मिस्टेक अवेयरनेस, आप छोटी छोटी गलतियां भी तुरंत पकड़ सकते हैं जो बड़ा खतरा बन सकती थी। माइंडफुलनेस की 4 सरल तकनीकें। 1. ब्रीदिंग टेक्निक, 4 जुलाई 2008। 4 सेकंड सांस लो, 7 सेकंड होल्ड करो, 8 सेकंड में छोड़ो। 2. बॉडी स्कैन, आंखें बंद करके सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर को महसूस करो। 3. लेबल योर इमोशंस, जब डर लगे खुद से कहो मैं डर रहा हूं, बस नाम देना ही उसे हल्का कर देता है। 4. मोमेंट ऑब्जर्वेशन, इस वक्त आपके आसपास क्या है, क्या सुन रहे हो, क्या महसूस हो रहा है, बस ऑब्जर्व करो, जज मत करो। निष्कर्ष, कंक्लूजन, रिस्क से जीतने के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है माइंड का मास्टरी। और माइंडफुलनेस ही वो मास्टरी लाती है। ये आपकी प्रतिक्रिया को आपकी चेतना में बदल देती है और एक माइंडफुल इंसान जोखिम की सबसे गहरी गुफा से भी मुस्कुराते हुए निकलता है। अध्याय 9, फेलियर से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। फेलियर वो शिक्षक है जिसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो जिंदगी के सबसे गहरे पाठ पढ़ा जाता है। द आर्ट ऑफ रिस्क का ये अध्याय बताता है कि जो लोग रिस्क लेते हैं वे कभी न कभी असफल जरूर होते हैं, लेकिन वही फेलियर उन्हें औरों से अलग बनाती है। फेलियर से डर क्यों लगता है? हम सबको बचपन से सिखाया जाता है, गलती मत करना, फेल मत होना, सही काम करो वरना हंसी उड़ेगी। पर डॉक्टर रिचर्ड हैरिस कहते हैं, रिस्क लेने वाले लोग गलती करने से नहीं डरते, वे उस गलती से कुछ न सीख पाने से डरते हैं। रिस्क और फेलियर एक जरूरी रिश्ता। रिस्क यानी अनिश्चितता, और जहां अनिश्चितता है वहां गलतियां, नुकसान और फेलियर भी होंगी ही। लेकिन क्या हर बार फेल होना बुरा होता है? नहीं। डॉक्टर हैरिस के अनुसार हर फेलियर आपको थोड़ा और सतर्क, थोड़ा और बुद्धिमान और थोड़ा और विनम्र बनाती है। फेलियर के बाद क्या करें? एक्शन प्लान। 1. तुरंत प्रतिक्रिया न दें, ऑब्जर्व करें। गलती के बाद घबराना सामान्य है, लेकिन सबसे पहले उस फेलियर को ऑब्जर्व करें बिना जजमेंट के। 2. रूट कॉज पहचानें, क्या कारण था? स्किल की कमी, तैयारी की कमी, भावनात्मक निर्णय। 3. सीख को डॉक्यूमेंट करें, हर फेलियर से सीखें और उसे लिख लें ताकि अगली बार उस गलती को रिपीट न करें। 4. माइक्रो रिस्क के साथ फिर से शुरुआत करें, छोटे रिस्क लें, कॉन्फिडेंस वापस लाएं। ये छोटे कदम बड़ी वापसी की नींव होते हैं। मानसिक स्थिति, ग्रिट प्लस ह्यूमिलिटी। ग्रिट यानी हिम्मत प्लस लगातार प्रयास, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, ये मानना कि आप हर चीज नहीं जानते। रिस्क लेने वाले महान लोग जैसे माउंटेनियर्स, पायलट्स या केव डाइवर्स, ये 2 गुण हमेशा साथ रखते हैं। निष्कर्ष, फेलियर कोई अंत नहीं है, ये एक शिक्षक है। ये आपको चुनौती देती है कि अब बताओ, क्या तुम वाकई इसे हासिल करना चाहते हो? जो फेलियर से डरते हैं वो एक सुरक्षित लेकिन सीमित जीवन जीते हैं, लेकिन जो फेलियर को गले लगाकर उससे सीखते हैं वो अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं। अध्याय 10, रिस्क और नैतिक जिम्मेदारी, एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिम्मत तो कई लोग दिखाते हैं, लेकिन सच्चा हीरो वही होता है जो अपनी हिम्मत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करे। ये अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि रिस्क लेना केवल खुद को साबित करने के लिए नहीं होता, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ लिया गया निर्णय होना चाहिए। रिस्क और नैतिकता का संबंध, जब आप रिस्क लेते हैं तो अक्सर सिर्फ आपका जीवन ही दांव पर नहीं होता, बल्कि आपकी टीम, समाज, परिवार और दूसरों की सुरक्षा भी उससे जुड़ी होती है। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस कहते हैं,
हर बड़ा रिस्क लेने से पहले मैं खुद से 3 सवाल पूछता हूं। 1, क्या यह जरूरी है? 2, क्या इससे किसी और को नुकसान हो सकता है? 3, क्या मैं इसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूं? रिस्क लेने से पहले 5 नैतिक प्रश्न। 1, क्या यह रिस्क सिर्फ मेरी ईगो के लिए है या वास्तव में जरूरी है? अगर रिस्क सिर्फ मैं कर सकता हूं दिखाने के लिए है तो रुकिए। 2, क्या मेरी जानकारी और क्षमता इसके लिए पर्याप्त है? अनुचित रिस्क मूर्खता है, बहादुरी नहीं। 3, क्या इससे दूसरों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है? सच्चा रिस्क वही है जिसमें आप दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। 4, क्या मेरे पास प्लान बी है? कोई भी रिस्क जिम्मेदारी के बिना नहीं लिया जाना चाहिए। 5, क्या मैं गलत होने पर पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? सिर्फ रिजल्ट के मालिक मत बनो, अपनी गलती के भी बनो। जिम्मेदार रिस्क टेकर की पहचान, वो दूसरों को ब्लेम नहीं करता, वो परिणाम को एक्सेप्ट करता है, वो अपने अनुभव को दूसरों को सिखाता है, वो रिस्क से जुड़ी सीमाओं को पहचानता है। समाज के लिए रिस्क लेने की शक्ति, फायर फाइटर्स, डॉक्टर्स, रेस्क्यू टीम्स, ये सभी लोग रिस्क उठाते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए। डॉक्टर हैरिस कहते हैं, रिस्क तभी खूबसूरत है जब उसमें दूसरों की भलाई छिपी हो, वरना वो सिर्फ एक सेल्फिश स्टंट है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, द आर्ट ऑफ रिस्क का अंतिम संदेश यही है। रिस्क को सिर्फ एक रोमांच या चुनौती न समझो, उसे एक जिम्मेदारी समझो। हर कदम पर पूछो, क्या मैं इस रिस्क का सही कारण, सही योजना और सही दिल से सामना कर रहा हूं? अगर हां, तो फिर यही है सच्चा रिस्क टेकर बनने की कला। आपने अपने जीवन में कब ऐसा कोई रिस्क लिया है जिसमें किसी और की जिंदगी, सम्मान या भरोसा दांव पर था? क्या आपने उस समय सही निर्णय लिया? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक कहानी किसी और की जिंदगी को बचा सकती है। अगर ये पूरी वीडियो द आर्ट ऑफ रिस्क पार्ट 2 आपके जीवन में नई सोच और समझ लाई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और याद रखिए, रिस्क लेना बहादुरी है, पर उसे जिम्मेदारी से लेना इंसानियत है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।